नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से जुड़े हुए, मानव विज्ञान से जुड़े हुए, मानव शरीर से जुड़े हुए। एक सीरीज चला रखी है, आप सभी जानते जो रेगुलर व्यूअर हैं, हरियाणा की तैयारी के लिए या फिर SSC की तैयारी के लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से जुड़े हुए, उनकी सीरीज चली हुई है। उसका पार्ट 3 है, 2 पार्ट पहले ही चैनल पर आ चुके हैं। इसके अलावा HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है। 27 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। 28वां भी आज ही मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 78 से 80 वीडियो आ चुकी हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस लॉकडाउन के समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं और चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे जो लगातार जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? क्या है प्रश्न, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी जिंक। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? आपको 6 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है पहले प्रश्न का, भाई एक भारी धातु है जो हमारा लीवर होता है, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं, उसको सिरोसिस उसमें पैदा करती है। इसका जो सही आंसर है वो है कॉपर। तो कॉपर जो है वो हमारी एक भारी धातु है जो यकृत या लीवर सिरोसिस से पैदा करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके उत्तक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों यथा मस्तिष्क, वक्र तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। आपने देखी दोस्तों, कई बार देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सफेद, उनकी आंखें सफेद होती हैं, उनका मस्तिष्क के आसपास का माथे का एरिया जो है वो सफेद हो जाता है, तो उसे हम विल्सन रोग कहते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। ऑप्शन बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन सी, इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। ऑप्शन डी, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, जिसे आप जैविक खेती भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है जी, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लार, जिसे आप सलाइवा कहते हैं, लार यानी कि सलाइवा का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, यह निगलने में मदद करता है। बिल्कुल सही, जो लार है हमारी भोजन को निगलने में मदद करती है। ऑप्शन बी, यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है। ऑप्शन सी, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। ऑप्शन डी, यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो सलाइवा है वो RBC की वृद्धि नहीं करती है। तो उपयुक्त प्रश्न का ये आंसर सही रहेगा। इसकी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हुआ है क्या? बिल्कुल, लार हल्की अम्लीय है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी लार है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? तो लार की जो pH वैल्यू है वो 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन तथा एंजाइम होते हैं। लार जो
खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है। तो अगर भविष्य में कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए लार की पीएच वैल्यू क्या है, तो आप बगैर डरे बगैर सोचे समझे 6.8 लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बताया, इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है स्टार्च। लार जो है हमारी स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो अब तक हम कितने प्रश्न कर चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। एक प्रश्न हो चुका है जी, उसके बाद 2 हो चुके हैं जी, उसके बाद हम 3 कर चुके हैं जी, 4 प्रश्न हम यहाँ पर कर चुके हैं। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 5वें प्रश्न की ओर चलने से पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लार के पाचन कार्य में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना, ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम अमाइलेज होता है जो स्टार्च मड को माल्टेज में तोड़ता है। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई लार में क्या पाया जाता है? लार में अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न हो चुके। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है? मुख से निकली लार पाचन करती है। फिर वही क्वेश्चन है, बार बार एचएसएससी मैंने कहा पूछ लेती है, एचएसएससी एसएससी। तो लार, मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च यानी कि मड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी डाइस्टेज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी टाइलिन। तो लार में तो मैंने ऊपर आपको बताया क्या पाया जाता है? अमाइलेज पाया जाता है। दूसरा लार में टाइलिन पाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में देख लेते क्या लिखा हुआ है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों से 3 जोड़े लिंगवल, सब मैंडिबुलर तथा पैराटाइड द्वारा स्त्रावित लार भोजन में मिल जाता था, पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहता है? अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न यानी कि भोजन एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए स्टार्च का, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी फ्रक्टोज का, ऑप्शन डी माल्टोज का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है स्टार्च का। तो अन्न स्टार्च का क्या एक समृद्ध स्रोत है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अन्न में स्टार्च मड की प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मड अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित होता है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, दूध को दही में रूपांतरित करने वाला या स्कंदन करने वाला या बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पैप्सिन, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी सिट्रेट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रेनिन इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जठर रस में रेनिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए जेंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी राइबुलोस, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो फ्रेंड्स किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है। उससे अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खट्टे दूध में होता है, जो खट्टा दूध हो जाता है, कई बार कहते हैं दूध खट्टा हो गया भाई ये पीने लायक नहीं रहा, तो खट्टे दूध में किसकी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड की, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड की, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड की, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड की जो है क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी प्लीहा स्प्लीन को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को, ऑप्शन डी हृदय को। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है उसे
प्लीहा यानी कि स्प्लीन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, इसमें क्या है, इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा तंतुपट डायफ्राम के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग की संक्रिय एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिरणाओं तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुदा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है? यकृत है, लीवर है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये आज की इस वीडियो में हमने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं बायोलॉजी से जुड़े हुए। पार्ट 3 है, कोशिश करेंगे अभी, हालांकि काफ़ी टाइम बाद पार्ट 3 आया, वो जानबूझ के मैंने नहीं डाला। पिछली वीडियो का मैं रिव्यू ले रहा था, वहाँ से अच्छा रिव्यू मिलते ही मैंने ये वीडियो डाली। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।